गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि एकल स्लिट या झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन या विवर्तन की व्याख्या, ऐसे हमने पढ़ा था। हमने इसमें ये कहा था कि इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गया। उसके आगे हमने ये कहा था कि एक उत्तल लेंस होता है और ये क्या हो गया, इसका एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गया। ये क्या हो गया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ठीक है, इसके आगे यहां पर मैंने बना दिया द्वारक, बना दिया। क्या बना दिया? द्वारक। द्वारक भी कह सकते हैं इसको और अवरोधक भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? अवरोधक भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया द्वारक या अवरोधक। इसे हमने क्या कह दिया? ए और बी कह दिया। ठीक है, यहां से इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेंस L1 पर आपतित होता है और अपवर्तित होकर समांतर हो जाता है। अपवर्तित होकर क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। जब ये समांतर होकर इन द्वारक से टकराता है, जब ये समांतर होकर द्वारक से टकराता है तो द्वारक की छाया चित्र में, द्वारक की छाया चित्र में ये प्रकाश प्रवेश कर जाता है। ये प्रकाश क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। जो प्रकाश की ये घटना होती है, हमने ये पढ़ा था, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। जब यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एक पर्दा लगा दिया। क्या लगाया? ये पर्दा हो गया। इसे मैंने नाम दे दिया पर्दा एन, एन नाम दे दिया। यहां से इसमें दो स्थितियां ये होती है कि हम आगे लेंस L2 भी लगा सकते हैं और अगर इन दोनों की मध्य दूरी सीमित हो अर्थात कम हो, अनंत नहीं हो, तो बिना लेंस लगाए भी इस अवरोधक या द्वारक से ये प्रकाश तरंगें मुड़ जाती हैं और इस पर्दे के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। जब ये पर्दे पर अवरोधक या द्वारक जब ये पर्दे पर एकत्रित होती है तो केंद्र बिंदु, जो केंद्र बिंदु O पर जो फ्रिंजें बनती हैं, वो फ्रिंजें तो होती हैं चमकीली होती है, जिसे हम केंद्रीय उच्छिष्ट फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर एक लेंस बनाया और उस लेंस को नाम दे दिया मैंने L2। ये प्रकाश किरणें, सूर्य तरंगें इस पर आपतित होती हैं और यहां से अपवर्तित होकर बिंदु O पर क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। बिंदु O पर क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। जब इन प्रकाश तरंगों को यदि हम थीटा कोण पर थोड़ा सा घुमा दें
तो यहां से ये प्रकाश तरंगें ओडेस बिंदु पर या कहें पी बिंदु पर एकत्रित होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये कितना हो गया थीटा कोण, ये कितना हो गया भाई थीटा, और ये भी कितना होगा थीटा ही होगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। इसकी जो दूरी है इसे हम डी भी कह सकते हैं और स्मॉल ए भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। इसको दोनों में डिवाइडेशन कर दिया, इससे मैंने m1 कह दिया, इससे मैंने क्या कह दिया m2 कह दिया। मतलब ये हुआ इस दूरी a या स्मॉल d को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक a m1 और दूसरा m2b, या ऐसे भी कह दें m1b भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां से इस बिंदु a से मैंने इस BP पर एक लंब डाल दिया और उसका नाम दे दिया मैंने C बिंदु। यहां पर क्या नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया C। इसे मैंने क्या नाम दिया C नाम दे दिया। जब ये लंब है तो इसमें हमने पढ़ रखा है यंग द्विसरण प्रयोग में, ये पढ़ा था जब उसने पथांतर निकाला था, फेज पथ डिफरेंस निकाला था। जब पथ डिफरेंस फाइंड आउट किया था तो हमने ये कहा था कि इसमें AP बराबर होगा CP के। भाई ये AP किसके बराबर है, CP के बराबर है। हमें निकालना है BP का मान, तो BC का, ये BC क्या है पथांतर है कि नहीं है, तो क्या हो गया देखो BP बराबर BC प्लस CP, ऐसे ले कह सकता हूं। भाई ये BP है, इस BP का मान इस BC और CP के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो गया हमें किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए। BC बराबर पक्षांतर कर दोगे माइनस हो जाएगा BP माइनस CP। CP का मान किसके बराबर है, AP के बराबर, तो BC बराबर BP माइनस AP। समीकरण नंबर मैंने क्या कह दिया, 1 कह दिया। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये कोण है और ये कोण भी कितना है, थीटा है। कितना कोण है, ये थीटा कोण है। यहां से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AC और B है। इस समकोण त्रिभुज ACB में हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब ये थीटा का वैल्यू हमारे पास कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखो भाई लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ACP से, त्रिभुज ACP से क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यदि इसको मैं थीटा मानता हूं तो ये लंब हुआ कि नहीं हुआ, और ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बन गया BC बटे AB। हमें किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए, तो BC बराबर AB गुणा साइन थीटा, यही आएगा। अब AB बराबर देखो, AB बराबर हम D भी रख सकते हैं और स्मॉल a भी रख सकते हैं, तो BC बराबर स्मॉल a इंटू साइन थीटा। समीकरण नंबर 2, स्मॉल a इंटू साइन थीटा। यहां पर a क्या है, द्वारक की चौड़ाई है, या ऐसे कहें AB के मध्य की दूरी है, और BC क्या है, पथांतर है, और थीटा कोण है कि जिस कोण से तरंग क्या होती है, अपवर्तित होती है या मुड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अतः पथांतर
अतः पथांतर कितना हुआ, BC बराबर स्मॉल a गुणा साइन थीटा, स्मॉल a गुणा साइन थीटा। अब इससे जो ये विवर्तन की घटना होती है, इस विवर्तन की घटना में हमारे पास में जो प्रतिरूप प्राप्त होता है वो किस तरीके से, किस प्रकार होता है। देखो भाई, हमने क्या किया, एक प्रतिरूप ड्रॉ किया, बनाया। ये इसका एक प्रतिरूप ड्रॉ कर दिया मैंने। इसमें मैंने क्या किया कि जो केंद्रीय फ्रिंज बनाई मैंने, ये केंद्रीय फ्रिंज क्या बन गई, ये होगी केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गई, प्रथम काली हो गई, और प्रथम काली फ्रिंज को हम निम्निष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि इस निम्निष्ठ फ्रिंज में तीव्रता का मान उच्चिष्ट की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और इधर भी क्या बनेगी, कि केंद्रीय निम्निष्ठी बनेगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज होती है, इससे केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज के दोनों ओर जो फ्रिंजें बनती हैं वो निम्निष्ठ बनती हैं, जिनकी जो तीव्रता होती है उसके मान में उच्चिष्ट फ्रिंज की तुलना में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। ये निम्निष्ठ और उच्चिष्ट फ्रिंजें जो बनती हैं, ये क्रमबद्ध फ्रिंजें बनती हैं। कौन सी बनती है, क्रमबद्ध, यानी कि एक निम्निष्ठ एक उच्चिष्ट, फिर ये प्रथम उच्चिष्ट, और ये भी क्या हो गई, प्रथम उच्चिष्ट हो गई। हमने ये प्रतिरूप जो बनाया, इसमें हमने ये देखा कि जो केंद्रीय फ्रिंज होती है, ये केंद्रीय फ्रिंज उच्चिष्ट होती है, ये क्या हो गई, प्रथम निम्निष्ठ हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम निम्निष्ठ कहेंगे, इसे कहेंगे प्रथम उच्चिष्ट कहेंगे, और इसे भी क्या कहेंगे हम, प्रथम उच्चिष्ट कहेंगे। जैसे जैसे प्रतिरूप आगे बढ़ता जाएगा, इसके बाद द्वितीय निम्निष्ठ, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय निम्निष्ठ और द्वितीय उच्चिष्ट, वैसे वैसे ही ये फ्रिंजें आगे की ओर बनती जाएंगी, ठीक है। अब इन फ्रिंजों के आधार पर हम प्रथम निम्निष्ठ में, जैसे प्रथम निम्निष्ठ आया तो उसमें कितना पथांतर आया, ये मान के चले कि बिंदु बी पर प्रथम निम्निष्ठ बन रहा है। जब बिंदु बी पर प्रथम निम्निष्ठ बनेगा तो इन दोनों के मध्य पथांतर कितना आएगा और कैसे आएगा। हमने पढ़ा था कि जब निम्निष्ठ या काली फ्रिंजें बनेंगे तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी जब व्यतिकरण होता है तो उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस पाई का विषम गुणज होता है। क्या होता है, पाई का विषम गुणज होता है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं, प्रथम निम्निष्ठ, पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं, प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। अब इसमें हमने पढ़ा कि जब स्लिट AB पर चलने वाले तरंग के मध्य का पथांतर लैम्बडा हो, जब ये द्वारकता या स्लिट थी, इस
पर चलने वाली तरंगे हैं, उन तरंगों के मध्य का पथांतर कितना हो, लैम्बडा हो। दोनों के मध्य का पथांतर कितना हो गया, लैम्बडा। तो इसका कितना हो गया, लैम्बडा बाय 2, और इसका भी कितना हो गया, लैम्बडा बाय 2। माना कि ये पूरा लैम्बडा है, यहां से यहां तक इसका पथांतर का मान कितना है, लैम्बडा है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, और यहां से यहां तक कितना होगा, लैम्बडा बाय 2। होगा कि नहीं होगा। तो बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होती है। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि स्लिट AB को समान दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हमने माना कि जब पहले ये जो स्लिट AB थी, इस स्लिट AB पर जब ये तरंगे अध्यारोपित होती हैं या चलती हैं इस पर, तो इन दोनों के मध्य का पथांतर कितना होता है, लैम्बडा होता है। कितना होता है, लैम्बडा। तो इससे बिंदु P पर कौन सी प्राप्त होगी, प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होगी। और जब प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होती है तो इस स्लिट AB को या द्वारक की दूरी AB को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो क्या हो गया, AM, इसे M कह दिया, AM, और क्या हो गया, BM हो गया। जब ये दो भागों में विभाजित हो गया तो ये कह सकते हैं क्या कि इसका जो पथांतर है वो भी क्या होगा, समान दो भागों में विभाजित होगा। और कितने में होगा, लैम्बडा बाय 2 और लैम्बडा बाय 2 के बराबर होगा। किस किस के लिए बराबर होगा, लैम्बडा बाय 2 और लैम्बडा 2 के बराबर होगा। आगे लिखेंगे, अतः प्रथम निम्निष्ठ के लिए पथांतर कितना है, BC इक्वल टू लैम्बडा। इन दोनों के लिए कितना, पहले BC इक्वल टू लैम्बडा है। इसे हमने क्या दे दिया, मान लिया। हमने इस BC का मान समीकरण 2 से पढ़ रखा है। BC का मान समीकरण 2 से क्या आ गया, स्मॉल a इंटू साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा। स्मॉल एक साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा। यदि थीटा अल्प हो तो साइन थीटा होगा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, लैम्बडा अपॉन a हो गया। ये तो सिर्फ एक तरंग के लिए आ गया। यदि इसमें NV निम्निष्ठ फ्रिंज बने, ये क्या हो गया, पहले प्रथम निम्निष्ठ के लिए आ गया। यदि इसमें है, ये मान के चले कि बिंदु P पर NV निम्निष्ठ बन रही है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर n इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल a, जहां n का मान होगा 1 2 3 4, यानी कि सम पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है। यहां जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है और स्मॉल a द्वारक की चौड़ाई है। स्मॉल a क्या है, द्वारक की चौड़ाई है। और जो थीटा है, ये थीटा क्या है, फ्रिंज की, या ऐसा कहें कोणीय, क्या है भाई, ये थीटा कोणीय चौड़ाई है। थीटा क्या है, कोणीय चौड़ाई है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, द्वितीय उच्चिष्ट। सीधा लेके चल रहे हैं अपन, द्वितीय उच्चिष्ट। अब द्वितीय उच्चिष्ट में क्या होगा कि जब भी द्वितीय उच्चिष्ट बनेगा, जैसे मान लो ये प्रथम उच्चिष्ट बन गया, फिर ये द्वितीय निम्निष्ठ, और फिर आगे बनेगा द्वितीय उच्चिष्ट, आगे बनेगा द्वितीय उच्चिष्ट। मैं इसमें बना के लेके चल रहा हूं। तो जब भी द्वितीय उच्चिष्ट बनेगा तो स्लिट AB पर आपतित होने वाले जो तरंगे होंगी, उनके मध्य पथांतर लैम्बडा बाय 2 का विषम गुणज होगा। और ये कहें कि जब ये लैम्बडा बाय 2 का विषम गुणज होगा, मतलब क्या होगा, 3 लैम्बडा बाय 2 होगा, तो पर्दे पर द्वितीय उच्चिष्ट फ्रिंजें क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। और इस स्थिति में स्लिट के बीच जो दूरी होती है स्मॉल a, इसे हम समान 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। किसमें करते हैं, समान 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। और समान 3 भाग में जैसे मान लो
यहां से यहां तक ये क्या हो गया, M1 हो गया, फिर यहां से M2 हो गया, और ये क्या हो गया M2। तो क्या बन गया, A M1 M1 M2 और M2 B। ये समान क्या होगा, 3 भागों में विभाजित हो गया। जब ये समान 3 भागों में विभाजित होगा तो हमें कौन सी फ्रिंज प्राप्त होंगी, द्वितीय उचिष्ट फ्रिंज प्राप्त होगी। और जब द्वितीय उचिष्ट फ्रिंज प्राप्त होती हैं तो उनके मध्य जो पथांतर होता है उस पथांतर का मान कितना होता है, ये मान के चलें कि BC इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। तो समीकरण 2 से क्या बन गया, स्मॉल एस साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। यदि थीटा अल्प हो तो साइन थीटा क्या हो गया, थीटा, तो क्या बनेगा भाई, ये थीटा इक्वल टू 3 लैम्बडा अपॉन 2a। थीटा इक्वल टू 3 लैम्बडा अपॉन 2a। और ये जो 2a बना है ये क्या है, द्वितीय उच्चिष्ट फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है, ये तरंगदैर्घ्य है, और ये द्वारक के मध्य की दूरी है। ये द्वारक के मध्य की क्या है, दूरी है। अब इसमें हम क्या कहें कि यदि nवीं उच्चिष्ट फ्रिंज हो, यदि nवीं उच्चिष्ट फ्रिंज हो और उसकी कोणीय चौड़ाई हमें ज्ञात करनी हो तो उसकी कोणीय चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां हम लिखेंगे nv, यदि nv उच्चिष्ट फ्रिंज प्राप्त हो तो कोणीय चौड़ाई का मान थीटा बराबर 2n+1 इंटू लैम्बडा बाई 2a, इंटू लैम्बडा बाई 2a। जहां जो लैम्बडा है वो लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। जहां लैम्बडा तरंगदैर्घ्य है, n बराबर कितना हो जाएगा, n का मान रखेंगे हम 1 2 डॉट n अंतर रखेंगे, और a क्या है, सिलेटू की चौड़ाई है। स्मॉल a बराबर सिलेटू की चौड़ाई है। सिलेटू क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जो केंद्रीय उच्चिष्ट हमारे पास फ्रिंज प्राप्त होती है उस केंद्रीय उच्चिष्ट की हम क्या निकालेंगे, कोणीय चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब एकल झिरी विवर्तन में प्रथम दो निम्नष्टु के बीच, ये देखो इधर, हम ये कह सकते हैं कि एकल झिरी, ये एकल झिरी विवर्तन है, इसके प्रथम दो निम्नष्ट हैं। जो प्रथम दो निम्नष्टों के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कह सकते हैं, कोणीय चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो कोणीय चौड़ाई होगी उसका मान क्या लेके चलें, इसे W से व्यक्त कर लें। W बराबर 2 इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। ये कहें जहां पर D क्या है, D, ये जो स्मॉल d लिया, सॉरी कैपिटल D है, वो क्या है, पर्दे और स्लिटों के मध्य की दूरी है। लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। स्मॉल क्या है, दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी है। ये क्या होती है, इस कोणीय चौड़ाई का मान होता है, ठीक है। अब इसमें यदि हम तीव्रता और कालांतर के मध्य, इस विवर्तन घटना में यदि तीव्रता और कालांतर के मध्य हम फेज आरेख बनाएं, आरेख के संबंध बनाएं, तो उस आरेख के संबंध कैसे हमें प्राप्त होगा। देखो भाई, हमने दो लाइनें बनाई, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। जो केंद्रीय उच्चिष्ट होगी उसकी तीव्रता क्या होगी,
मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे तीव्रता का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी होगा कि तीव्रता का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक स्थिति आ जाएगी तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लो पाई इधर कलांतर है और इधर क्या है? आई तीव्रता है। ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 0। 0 क्या होगा? समपोषी, और समपोषी में क्या हो गया? मैक्सिमम। फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। इधर वही पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। ऐसे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इससे आरेख से क्या स्पष्ट हुआ? इस आरेख से यह स्पष्ट होता है, ये मान इसमें आएंगे भाई इधर मान सारे। इस आरेख से यही स्पष्ट होता है कि विवर्तन प्रारूप में या विवर्तन की घटना में जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है, उस केंद्रीय फ्रिंज की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है, तथा उसके आगे जैसे जैसे हमें जो प्रतिरूप प्राप्त होता है, उस प्रतिरूप की जो तीव्रताएं होती हैं वो धीरे धीरे उनकी तीव्रता में क्या हो जाती है? कमी होती जाती है। ठीक है, इसका यही हुआ कि जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी ये केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज बनेगी, इसकी तीव्रता अधिकतम होगी, और उससे आगे जो प्रथम निम्निष्ट ऊपर की ओर और नीचे की ओर, फिर प्रथम के बाद में प्रथम उच्चिष्ट, फिर द्वितीय निम्निष्ट, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, तो इनकी तीव्रता में धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमी होती जाती है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।